दोस्तों, आपको कमांडर सुधीर कुमार का नमस्कार। मैं एक नेवी का वेटरन अपने यूट्यूब चैनल कमांडर स्ट्राइक्स के माध्यम से आपके समक्ष एक थ्रेडबेयर एनालिसिस, इन डेप्थ एनालिसिस भारत के मिसाइल सिस्टम्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आपको सबसे पहले ये सुनकर बहुत ही आश्चर्यजनक भी लगेगा और ये बहुत ही खुशी की अनुभूति भी आपको देगा कि भारतवर्ष मिसाइल के क्षेत्र में एक सुपर पावर है और पहले उन 3 देशों में आता है जो बिल्कुल अग्रिम इस प्रणाली को सब जो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया है, इसके इकोसिस्टम को तैयार कर लिया है और हर एक प्रकार की मिसाइल्स जो हमारे डिफेंस फोर्सेज को चाहिए और जिस टाइम फ्रेम में उनको चाहिए वो उसको अभी प्रोडक्शन उसका कर सकते हैं और फ्यूचरिस्टिक जो रिक्वायरमेंट आएंगी उसके अकॉर्डिंग भी जिस जिस तरीके से डीप टेक बदलेगी या टेक्नोलॉजी उसमें डिफेंस वेपन्स में इन्वॉल्व होंगी मिसाइल सिस्टम्स के अंदर, उन सभी को इनकॉर्पोरेट करते हुए वो एक अग्रणी स्थान पर पहले 3 देशों में हमेशा बनी रहेगी। तो पहले 3 देश कौन है? निसंदेह सुपर पावर। आज भी मिलिट्री के क्षेत्र में यूएसए निसंदेह एक सुपर पावर है। चाहे उसकी इकोनॉमिक पावर को जो है ना अब थोड़ी थोड़ी ठोकर लग रही है या ठेस पहुंच रही है या वो एक तरीके से स्लैगिश हो रही है, और दूसरे क्षेत्र में जहां पर वो एक देश जो इकोनॉमिक पावर तो नहीं है इतना स्ट्रॉन्ग, लेकिन इकोनॉमी भी उसकी बहुत अच्छी है, लेकिन मिलिट्री स्ट्रेंथ से वो बहुत ज़्यादा सुदृढ़ है। तो अमेरिका, रूस वो मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी अग्रणीय है। और उसके बाद में यदि किसी का नंबर आता है या उसी के बराबर अब यदि कोई देश तरक्की कर चुका है या प्रगति कर रहा है या ऑलरेडी मिसाइल टेक्नोलॉजी को परफेक्ट कर चुका है, वो निसंदेह भारतवर्ष है। चाइना ने भी उसी तरह की प्रोग्रेस करी है, लेकिन उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो भी जिस तरीके से वो परिपक्व नहीं है, वो युद्ध क्षेत्र में उसकी टेस्टिंग नहीं हुई है, और जहां युद्ध क्षेत्र में उसकी टेस्टिंग हुई है इस पे अभी ऑप संदूर के दौरान, तो उसमें वो उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग नहीं पाई गई है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतवर्ष मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक अग्रणी देश है, एक सुपर पावर है और एक कंप्लीट इकोसिस्टम हर एक तरह की मिसाइल बनाने के लिए भारतवर्ष के पास है। तो दोस्तों, ये है आपके लिए खुशखबरी। अब मैं शेयर करना चाहता हूं कि मिसाइल के क्षेत्र में हम कहाँ हैं। आपने काफ़ी बार सुना होगा मिसाइल के जो जनक हैं वो हैं हमारे लेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेट डॉक्टर अब्दुल कलाम, एपीएस अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम जो उनका नाम था। और उन्होंने एक इंटीग्रेटेड मिसाइल इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आईजी, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल, आईजीएमडीपी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के तहत जो उन्होंने मिसाइल बनाई, जिनको शॉर्ट फॉर्म में पटना भी कहा जाता है। तो ये आपकी जानकारी के लिए कि पटना क्यों चूज किया गया। पी से बनती है पृथ्वी, ए से बनती है अग्नि मिसाइल, टी से बनती है त्रिशूल, एन से बनती है नाग, और ए से फिर बनती है आपकी आकाश, या आकाश तीर भी उसको जो ना अभी ऑप्शन दूर में था, ये डिफेंस सिस्टम की मिसाइल है। तो चलो आपको एक एक के बारे में मैं जल्दी से बताऊंगा, और ज़्यादा टेक्नोलॉजी रहित बातों को ना करके मैं एक आम आदमी की भाषा में इन मिसाइल्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा। बेसिकली मिसाइल्स जो है ना वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल्स, एक होती है क्रूज मिसाइल्स। बैलिस्टिक मिसाइल्स वो होती हैं जो हाइपरबोलिक पाथ,
वो पहले ऊपर जाती हैं और उससे फिर एक पाथ ट्रेजेक्ट्री को करके नीचे आती हैं और टारगेट को हिट करती हैं। ये होती है बैलिस्टिक मिसाइल्स। और क्रूज मिसाइल्स होती हैं वो छुटने के बाद में समुद्र के साथ साथ या लैंड के साथ साथ जो है ना एक कम ऊंचाई पर निर्धारित गति से ये एक अपने टारगेट की ओर को चलती है और टारगेट को हिट करती हैं। और इनकी मैनोवरेबिलिटी भी अच्छी तरीके से हो सकती है और ये बहुत ही प्रिसाइज मिसाइल्स होती हैं इन कंपैरिजन टू बैलिस्टिक मिसाइल्स। यदि हम कहें कि सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स की है वो ज़्यादा है और क्रूज मिसाइल्स की जो एक तरीके से क्षमता है वो सीईपी जहाँ पे वो हिट करती है वो बहुत ही नज़दीक। अभी आपने देखा होगा, मैं इससे पहले कि सभी मिसाइल्स के बारे में डिटेल में बताऊं, लेकिन एक कनेक्ट करने के लिए आपकी जानकारी के लिए अभी आपने देखा होगा कि हमारी ब्रह्मोस ने एक नूर खान एयरबेस पे जहाँ पर उनका न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी था पाकिस्तान का, तो वहाँ पे वो पूरा फोर्टिफाइड था एक तरीके से 60-65 फीट जो है ना उसके ऊपर कंक्रीट के स्ट्रक्चर थे। तो देर वॉज नो पॉसिबिलिटी कोई भी मिसाइल उसमें घुस सकती। लेकिन यदि कोई भी अंडरग्राउंड ऐसी फैसिलिटी है तो उसमें वेंटिलेशन के लिए कोई ना कोई वेंट देना पड़ता है। तो जो वेंट था वो 1 स्क्वायर मीटर का कुल था उस फैसिलिटीज में, और उस वेंटिलेशन के थ्रू हमारी जो है ना ब्रह्मोस घुस गई है और उसको हिट किया है और काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि सारी हमारी जो क्रूज मिसाइल्स हैं वो बहुत ही परसाइज एक तरीके से स्ट्राइक करती हैं और उनकी कैपेबिलिटी बिल्कुल प्रिसीजन स्ट्राइक करने की होती है। डेस्ट्रक्टिव दोनों है, हाइपरबोलिक। अब एक एक करके हम लेके चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूं पृथ्वी। तो पृथ्वी जो मिसाइल है वो एक तरीके से लैंड बेस्ड है और लैंड बेस्ड में जो है ना पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, शायद जो है ना इसके जो है वो 1, 2, 3 करके 3 वर्जन आए हैं। पहला 150 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता थी, फिर उसके बाद उसको बढ़ाकर जो है ना करीब 250 से 350, और अब पृथ्वी को 350 से बढ़ाकर 600 मीटर तक किया गया है। ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए जो है ना पृथ्वी का हम प्रयोग कर सकते हैं। और एक तरीके से ये जो है हमारी मिसाइल, ये एक टैक्टिकल एक मिसाइल है। ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को भी लॉन्च करने की इससे हमारे पास में क्षमता है और टैक्टिकल एम्स को प्राप्त करने के लिए इस मिसाइल को फायर किया जा सकता है। इसका प्रिसीजन बहुत अच्छा है और इसकी जो स्पीड है एक तरीके से वो हम कह सकते हैं सुपरसोनिक एक स्पीड है इसकी। इसको जो है ना हमने वो करीब करीब जो है ना वो मीडियम रेंज की जो एक स्ट्राइक रेंज कैपेसिटी है इसकी, शॉर्ट रेंज की है 700 से 1200 किलोमीटर तक की स्पीड से, एक मीडियम रेंज है। फिर नहीं, हाँ, ये जो है ना, अब मैं आता हूं एक तरीके से अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल जो है वो एक बैलिस्टिक मिसाइल है और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसकी जो रेंज है वो है शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज है इसकी 700 से 1200 किलोमीटर, मीडियम रेंज है 2000 से 3000 किलोमीटर और इंटरमीडिएट रेंज है 3500 से लेकर 4500 किलोमीटर तक, और फिर एक्सटेंडेड रेंज है 4500 से 5500 किलोमीटर। और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ये जो है इसकी रेंज है 7500 से लेकर 12000 किलोमीटर। तो दोस्तों अग्नि मिसाइल एक ऐसी है जिसमें अब अग्नि 5 और अग्नि 6 जो है वो हाइपरसोनिक होने जा रही है। हाइपरसोनिक का मतलब है सारी अग्नि मिसाइल जो हैं वो हमारी सुपरसोनिक मिसाइल की उसमें आती हैं। अब सुपरसोनिक उनको कहा जाता है जिनकी स्पीड 1 मैक से ज़्यादा होती है, उनको सुपरसोनिक। और जो 1 मैक से नीचे की स्पीड की मिसाइल्स हैं, कुछ टैक्टिकल मिसाइल जैसे पृथ्वी 1 और पृथ्वी 2 भी हैं उसमें, तो ये हमारी एक सबसोनिक मिसाइल्स हैं। फिर
पृथ्वी 3 भी जो है ना वो सुपरसोनिक मिसाइल से, शायद पृथ्वी 2 भी जो है ना वो हमारी सुपरसोनिक मिसाइल से। लेकिन अग्नि के जितने वर्शन हैं हमारे, चाहे वो शॉर्ट रेंज में हो, मिडिल रेंज में हो, इंटरमीडिएट रेंज में हो, एक्सटेंडेड रेंज में हो, या लॉन्ग रेंज में हो, और वेरी वेरी लॉन्ग रेंज में हो, वो सारी की सारी सुपरसोनिक हैं। और ये सारी की सारी बैलिस्टिक्स मिसाइल्स हैं, और इनको न्यूक्लियर वॉरहेड से भी लगाया जा सकता है। अग्नि 5 और अग्नि 6 में इस तरीके के वॉरहेड हैं कि ये वॉरहेड जो है ना दे कैन बी फिटेड विद MIRVs, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली रीटारगेटेबल व्हीकल। इसका मतलब है कि एक मिसाइल के अंदर 8 से 12 वॉरहेड लगाए जा सकते हैं, और वो अपनी रेंज को प्राप्त करके एक तरीके से सुपरसोनिक स्पीड से करीब करीब 2.5 से 3 मैक के आसपास जो है ना सुपरसोनिक स्पीड जो है ना, और हो सकता है 4 मैक के आसपास भी जो है ना वो अग्नि 5 की स्पीड है, और उससे उस टारगेट को प्राप्त कर सकती है। लेकिन जो अग्नि 6 है उसको एक तरीके से बनाया जा रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल्स वो हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल्स जिनकी स्पीड को 5 मैक से ऊपर, मतलब जो ध्वनि की स्पीड है वो उससे 5 गुना ज़्यादा उनकी स्पीड हो सकती है। तो ऐसे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को और हाइपरसोनिक मिसाइल्स को, तो इसमें फ़र्क क्या है ज़रा मैं आप दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारी जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, एक तो बैलिस्टिक मिसाइल की तरह से ऊपर जाएगी और वो फिर नीचे आके टारगेट को हिट करती है, तो उसकी एक वेलोसिटी जो लास्ट में इंक्रीज होती है। यो एक तरीके से जो फोर्टिफाइड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैं जिनके ऊपर कंक्रीट है, ये उनको ऐसे वॉरहेड से फिट की जा सकती है, कन्वेंशनल वॉरहेड से और न्यूक्लियर वॉरहेड से। बट पहले में कन्वेंशनल वॉरहेड ऐसा इतनी वजन का ये कैरी कर सकती है कि ये करीब करीब 200 फीट से 250 फीट का यदि कंक्रीट स्ट्रक्चर है या कुछ भी है, उसके अंदर भी ये घुस के पहले पेनिट्रेट करेगी और फिर वहां पर ब्लास्ट होगी। तो इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है, और एक तरीके से बंकर बस्टर जो है इसको जो है ना बोला गया है। और अग्नि 6 जो है वो हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल की मैन्योरेबिलिटी भी जो है ना वो कहीं पे भी वो चेंज हो सकती है। पहली बात तो है कि हाइपरसोनिक मिसाइल को कोई भी अभी पकड़ने वाला रडार नहीं बना है। तो इस तरीके से इवन सुपरसोनिक स्पीड भी जो है ना, जब आप 3 से 4 मैक की स्पीड पे आप चलते हैं तो उसको डिटेक्ट करना बहुत वो है। इनमें स्टेल्थ कैपेबिलिटीज भी है। स्टेल्थ में जो है ना एक तरीके से रडार के सिग्नेचर बहुत कम है। और जैसे मैंने बताया कि पृथ्वी मिसाइल जो है ना वो एक तरीके से क्रूज मिसाइल से, तो वो यदि लैंड से छोड़ी जाती है या सी से छोड़ी जाती है तो वो एक तरीके से मैन्योरेबिलिटी को जो है ना एक हाइट के ऊपर जो है ना अपने को मेंटेन कर सकती है, और वो अपनी गतिविधियों को भी बीच में चेंज कर सकती है। तो अग्नि 6 जो है ना एक तरीके से तो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, जिसको जो है ना एक तरीके से ग्लाइडेड म्यूनिशंस की तरीके से भी यूज किया जा सकता है और हिट किया जा सकता है। इसके साथ साथ मैं बताऊं कि अग्नि और पृथ्वी से पहले जो है ना एक और कैपेबिलिटी इंडिया ने प्राप्त करी है, वो है किलर सैटेलाइट। किलर सैटेलाइट का मतलब है यदि कोई देश आपके सैटेलाइट के लिए खतरा है, यदि वो आपके सैटेलाइट को किसी तरीके से उनको उन पे अटैक करना चाहता है, उनकी कैपेबिलिटीज को अवरुद्ध करना चाहता है, या एक तरीके से एडवांटेज लेने के लिए उनको डिस्टेबलाइज करना चाहता है, तो भारतवर्ष ने भी अपनी जो है ना किलर सैटेलाइट कैपेबिलिटीज को दिखा दिया है, जहां पर अपनी एक मिसाइल से अपने ही एक सैटेलाइट को जो है ना उन्होंने लोअर ऑर्बिट में जो है ना गिरा के अपनी कैपेबिलिटीज को, और भारतवर्ष फिर एक तरीके से पहले 4 देशों में वो कैपेबिलिटी को प्राप्त करने वाला बन गया है। और इसी तरीके से जो हाइपरसोनिक जो टेक्निक है वो फिर से अमेरिका, रूस और एक तरीके से चाइना और भारतवर्ष ने भी अपना जो है ना उसमें हाइपरसोनिक मिसाइल की भी टेस्टिंग कर ली है। तो ये हमारी कैपेबिलिटीज हो गई हैं। इसी के साथ साथ जब मैं आ रहा हूँ कि जब अग्नि 5 और अग्नि 6 जो मिसाइल्स है वो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है, इनकी रेंज जो है वो 4000 किलोमीटर से ऊपर है। और अग्नि 6 और अग्नि 5 जो है ना हो सकता है कि वो 8000 से 12000 किलोमीटर की
तो ये एक तरीके से कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स होगी। अब इन मिसाइल्स को लैंड बेस से छोड़ा जा सकता है, और अभी अभी भारतवर्ष ने जो है एक तरीके से न्यूक्लियर सबमरीन से एक मिसाइल को छोड़ा है, वो है K4 मिसाइल। K4 मिसाइल में भारतवर्ष ने अपनी कैपेबिलिटीज को 3500 किलोमीटर तक एस्टेब्लिश कर दिया है कन्वेंशनल वारफेयर के साथ में। पर इस K4 मिसाइल को, जो सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स है, उसमें ये कैपेबिलिटी भी है कि वो 1 मेगाटन के बाहर के जो है वो न्यूक्लियर वेपन को छोड़ सकती है। तो ये भी एक तरीके से जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल है, और सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स, या इसको कह सकते हैं कि एक तरीके से इंटरकॉन्टिनेंटल सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स भी आप इसको कह सकते हैं। और हमारी जो दो न्यूक्लियर सबमरीन है SSBNs हैं, उन INS अरिहंत एंड INS अरिघात, इस मिसाइल्स को K4 को INS अरिघात से छोड़ा गया है। और उसमें शॉर्ट रेंज की K15 मिसाइल्स भी 1500 किलोमीटर तक की रेंज की, वो करीब 16 के करीब लग सकती हैं। और INS अरिहंत और अरिघात पर जो है वो K4 जिसका अभी लॉन्च किया गया है, वो वर्टिकल ट्यूब्स में जो है ना करीब 4-4 मिसाइल दोनों साइड में आ सकती है। तो इस तरीके से दोनों सबमरीन को उनसे लॉन्च किया जा सकता है। अभी K5 भी अंडर प्रिपरेशन है, तो अभी हमें मानना पड़ेगा कि जो हमारी K4 की क्षमता है वो डिक्लेयर 3500 तक, बट आई एम श्योर कि इट हैज़ गॉट एन एक्सटेंडेड रेंज आल्सो। तो दैट्स व्हाट द भारतवर्ष फिर पहले 4 देशों में जिन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को छोड़ने की कैपेबिलिटीज भी प्राप्त कर ली है। और भारतवर्ष ने एक परफेक्ट ट्रायड का मतलब क्या है कि भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो नो फर्स्ट यूज NFU है, कि हम पहले एक न्यूक्लियर वेपन को प्रयोग में नहीं लाएंगे, लेकिन यदि हमारे ऊपर किसी ने भी टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन का यूज किया, तो फिर हम रिटेलिएटरी उसमें जो न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे, फिर हम उसको पूर्णतः जो है ना डिस्ट्रक्शन करेंगे, एनिमी को नेस्त नाबूद कर देंगे इन परफेक्ट कंडीशन। क्योंकि भारतवर्ष के पास में करीब, जैसे ओपन सोर्स में इंफॉर्मेशन है, मैं कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन अपने इस पॉडकास्ट में शेयर नहीं कर रहा हूं जो मैं कहीं किसी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन में प्रीवी हूं या मुझे कुछ पता है। मैं ओपन सोर्स से और अपनी नॉलेज से एक तरीके से, ये मेरे व्यूज़ हैं जिसकी वजह से मैं ये मिसाइल्स के बारे में आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो एक तरीके से जो एक्सटेंडेड रेंज है जो न्यूक्लियर सबमरीन्स की लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो एक अल्टीमेट डेटरेंट है। क्योंकि एक न्यूक्लियर सबमरीन पानी के अंदर 300 मीटर तक जा सकती है, और वहाँ पर बैठकर वो अपने उसको टारगेट के खिलाफ यूज़ कर सकती है। तो ये बहुत ही मुश्किल है इनका पता चलना। और जो न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट है उसमें 2 सबमरीन न्यूक्लियर ऑलरेडी कर रहा है, तीसरी INS अरिघात अभी कमीशन होने वाली है, चौथी जो है ना वो एस स्टार करके जो है ना वो थोड़े ज़्यादा टनेज में जो है ना बनने वाली है, और उस पर और ज़्यादा जो है ना वो K4 ही नहीं K5 मिसाइल भी हो जाएंगी। K5 में ये भी प्रोविजन होगा, और हो सकता है कि K4 में ही इनकॉर्पोरेट करके K5 को बनाया जाए और उसका भी परफेक्शन किया हो, जिसमें K4 में भी ये प्रोविजन है कि वो MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली रिटारगेटेबल व्हीकल, मतलब एक मिसाइल छोड़िए उन पर न्यूक्लियर वेपन लगाइए, और उसमें 8 से 12 सिटीज जो है ना वो एक साथ आप डिस्ट्रक्शन या टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये कैपेबिलिटीज प्राप्त हो जाएगी। तो ये हुआ अग्नि। अब अग्नि के बाद में जो है ना मैं आता हूँ त्रिशूल। तो त्रिशूल जो है वो हमारी एक तरीके से बहुत ही कंट्रोल गाइडेड सिस्टम जो है ना, इसमें लाइक मिसाइल्स के जो है ना जैसे कंट्रोल गाइडेंस सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल गाइडेंस सिस्टम है, एक इंजन है या रॉकेट है उसमें, या फिर आजकल जो है ना उसमें मिसाइल्स में जो हमारे हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उसमें जो है ना स्क्रैमजेट रैमजेट इंजन का यूज़ किया गया, स्क्रैमजेट,
और ये दोनों टेक्नोलॉजी जो है ना वो बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, और वो कुछ ही नेशन के, जैसे मैंने बताया 3 से 4 नेशन के पास में है। तो त्रिशूल जो है ना एक तरीके से ये फिर जो है ना एक टैक्टिकल मिसाइल है, और इसको जो है वो यूज़ किया जाता है लैंड टू लैंड मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल्स की कैटेगरी में हम रख सकते हैं। नाग जो है ना वो एक तरीके से एंटी टैंक शॉर्ट रेंज मिसाइल्स है, और आकाश तीर जो है ना वो हमारी एक बहुत ही परफेक्ट, जिसका जो है ना आकाश एनजी का अभी हमने किया है। तो आकाश का जो है उसको अभी हमने एक तरीके से टेस्टिंग करी है। उसकी एक्सटेंडेड रेंज जो है वो बढ़ाकर 350 किलोमीटर से 500 किलोमीटर की जा रही है। और आकाश तीर जो है ना वो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो कितनी क्षमता से और कितने परफेक्शन से वो दुश्मन के जो है ना एयरक्राफ्ट्स को और उससे लॉन्च्ड मिसाइल्स को या उससे ड्रोन्स को, यूएवीज को या यूकाउस को किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है, ये सारी कैपेबिलिटीज मिसाइल्स में है। अब मैंने आपको बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में बता दिया, और आईसीबीएम सेंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में बता दिया है। वो एयर लॉन्च भी हो सकती हैं, लैंड लॉन्च भी हो सकती हैं, और वो जो है ना सबमरीन लॉन्च भी हो सकती हैं, शिप लॉन्च भी हो सकती हैं। और उसमें मैंने अभी बताया कि K4 या K15 सागरिका जो INS अरिहंत के ऊपर थी, उनकी रेंज थी 1500 किलोमीटर, और अब हम सारी क्षमताएं जो है ना वो 4000 किलोमीटर से ज़्यादा तक की हम प्राप्त करते जा रहे हैं। क्रूज मिसाइल्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि इनको जो है ना डिटेक्ट करने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि एक तरीके से टारगेट के तरफ जो है ना वो बढ़ती है। वो एक छोटी सी ऊंचाई पे, लैंड से थोड़ा ऊपर या समुद्र से थोड़ा ऊपर जाकर वो टारगेट को हिट करती हैं, और इनकी जो डायरेक्शन से वो बीच में बदली जा सकती है। तो इसी तरीके से जो भारत हाइपरसोनिक ग्लाइडेड व्हीकल बना रहा है, उसमें भी जब वो नीचे जा रहा है, एक तो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। अभी तो शायद हो सकता है कि भारतवर्ष ने 8 से 10 मैक की स्पीड से जो है ना हाइपरसोनिक मिसाइल्स का टेस्टिंग कर लिया है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल जो है ना वो लास्ट के फेज में, जब वो नीचे अग्नि 5 और अग्नि 6 जो है ना वो 20 मैक तक भी उनकी स्पीड जा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि एक जो है ना उनकी जो वेलोसिटी बाद में होगी, और उनकी डिस्ट्रक्शन पावर कितनी मल्टीप्लाई हो जाएगी जब वो टारगेट को हिट करेंगे। इसीलिए उनको जो है ना एक तरीके से बंकर स्ट्राइक या बड़े टारगेट्स जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, या बड़े जो है ना शिप्स हैं, या बड़े सिटीज़ हैं, या कोई कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैं जो बहुत ही उनके ऊपर एक कंक्रीट स्ट्रक्चर है 150-200 फीट का, उनको किस तरीके से बस्टर करने के लिए या न्यूक्लियर वेपन का यूज़ करने के लिए किस तरीके से यूज की जा सकती है एज इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स। तो इसके बाद में आती हैं ब्रह्मोस हो गया है, ब्रह्मोस 400 से 500 अभी, और अभी ये S-400 भी रशियन हमारे पास में है। और ब्रह्मोस को जो है ना ब्रह्मोस NGB करके बनाया जा रहा है, जहाँ पर उसकी रेंज को 800 किलोमीटर, और उसके लिए भी टेस्टिंग कर ली गई है। उसका वजन जो है ना और स्लीक कम कर दिया है, जिससे आज ब्रह्मोस जो है ना हमारी वो सी लॉन्च्ड भी हैं, और एरोप्लेन लॉन्च्ड भी, जो फाइटर प्लेन्स हैं वो उसको लॉन्च कर सकते हैं, और लैंड बेस्ड भी हैं। और लैंड बेस्ड जो है ना काफ़ी मिसाइल्स को जो है ना वो एक तरीके से वो सारी मूविंग है, जो ट्रक के ऊपर लोड करके कहीं भी ले जाई जा सकती है और उनको छोड़ा जा सकता है। तो इस तरीके से ब्रह्मोस की जो एक्सटेंडेड रेंज है उसको 800 किलोमीटर तक बनाया जा रहा है ब्रह्मो NG को। और एक निर्भय मिसाइल्स भी है जो हमारे पास में जो है ना ये सब सोनिक एक मिसाइल है, जिसको जो है ना वो जो RT सेंटर्स हैं या नियर बाई जो है ना लैंड लाइन के आसपास के जो ऐसी पोस्ट हैं आर्मी की या नियर बाई शिप्स हैं, उसमें जो है ना इस मिसाइल को यूज किया जा सकता है। इसके साथ साथ हमारे पास में
एयर डिफेंस के लिए जैसे मैंने बताया हमारे पास में आकाश तीर है, और आकाश एनजी का भी हमने जो है ना सफल प्रशिक्षण कर लिया है। और आकाश एनजी का जो सफल प्रशिक्षण किया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक्सटेंडेड रेंज है। उसका जो आईआर, एक तरीके से रडार को डिसीव करने का और उसके सिग्नेचर को पकड़ने का, मिसाइल्स को या फास्ट मूविंग एयरक्राफ्ट को, युकाओ को और ड्रोन्स को आसानी से वो हिट कर सकती है। और हमारे पास में बाराक भी है, जिसकी जो है ना वो करीब 70 से 100 किलोमीटर की एक वो है। और आकाश तीर का पहले 25 से 30 था, अभी जो आकाश एनजी है उसको बढ़ाकर उसकी रेंज को 70 से 80 किलोमीटर तक किया गया है। और ये बहुत ही एक तरीके से परसाइज स्ट्राइक करने वाला, और अभी हमारी आकाश तीर जो है ना वो ऑफ सिंदूर में 100% सक्सेसफुल, और उसका 100% हिट उसमें उस मिसाइल्स ने अपना पराक्रम दिखाया। तो ये हुई है। फिर उसके बाद में आते हैं क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, और जिसमें हाईली मोबाइल और अजाइल होती हैं ये सारी QRSAM। जो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा परसाइज होती हैं, और इसमें जो है ना हमारे पास में पृथ्वी भी है, और सरफेस टू एयर मिसाइल्स में हमारे पास में, और फिर एयर टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसमें नाग है, फायर एंड फॉरगेट, कि आप टैंक को हिट करो और जब आपकी पोजीशन का दुश्मन को पता चले तो वहाँ से दूर हट जाइए, अपनी पोजीशन को छोड़िए और टैंक को हिट करिए। तो ये नाग है। फिर हेलिना है हमारे पास में, जो हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड, जो एक तरीके से LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास जो एक तरीके से RT पोस्ट हैं या RT गन पोस्ट हैं या और तरीके से इन्फेंट्री की पोस्ट हैं, उनको अटैक करने के लिए या टैंक को अटैक करने के लिए या BMPs को अटैक करने के लिए इनका प्रयोग होता है। एंटी शिप मिसाइल्स में जो है ना नेवल कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, और जिसमें पृथ्वी का जो एक नेवल वर्शन है वो है धनुष मिसाइल, और ब्रह्मोस ब्रह्मोस जो है वो तीनों प्लेटफॉर्म से हम लॉन्च कर सकते हैं। और जो ब्रह्मोस NG नेक्स्ट जनरेशन जो ब्रह्मोस है, जिसकी रेंज जो है ना 800 किलोमीटर तक बढ़ाई जा रही है, उसको भी हम तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर सकेंगे। अब आती है SLBMs, जो है हमारे पास में, मैं SLBM के बारे में ऑलरेडी बोल चुका हूँ। सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स, किस तरीके से हमने K4 का भी प्रशिक्षण किया है। 3500 किलोमीटर की रेंज, इसके साथ में कन्वेंशनल वेपन भी और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन को भी ले जा सकती है। और ये बहुत ही एक अल्टीमेट डिटरेंट है, क्योंकि इसका ये न्यूक्लियर सबमरीन से लॉन्च हो सकती है। न्यूक्लियर सबमरीन की पोजीशन का पता लगाना बहुत ही मुश्किल है, और इसमें SSBN सबमरीन का जो रोल है वो यही है कि एक तरीके से अटैक ना करना, पर अपने को पानी के अंदर छुपाए रखना है ऐसे स्थान पर कि जब भी ज़रूरत है अंडर NFU नो फर्स्ट यूज के तहत जब सेटिंग स्ट्राइक कैपेसिटी, तो दैट शुड बी 100%, एंड दैट हैज़ बीन ensured. So it has already sent a wave and message around the world that now India is having the missile programs, ever evolving missile programs, and new missiles are coming up, so that we keep ourselves abreast. जितनी मिसाइल्स है भारतवर्ष में, अब ये भारतवर्ष के अंदर कैपेबिलिटीज आई है कि डिज़ाइन से लेके प्रोडक्शन जो है वो हमारा जो इकोसिस्टम है वो 8 महीने से 18 महीने के अंदर जो है ना किसी भी तरह की मिसाइल्स को बनाकर प्रोड्यूस करके मास स्केल करके। लेकिन अभी जो है ना मेरी रिक्वेस्ट यही है कि सभी मिसाइल्स को बनाने की कैपेबिलिटीज हमारी ये होनी चाहिए कि हम वॉर को सस्टेनेबल करें। हमारा मिसाइल्स के ऊपर एडवांटेज है, तो सारा का सारा इकोसिस्टम और मिसाइल में जितनी भी लगने वाली चीज़ें हैं वो मेक इन इंडिया के तहत जो है ना इंडिया में ही बननी चाहिए। जितने भी मटेरियल उसको स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ देने के लिए, या उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स या नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स या दूसरे सर्वेलेंस के ISR के या एक तरीके से डिटेक्शन के या IR सिग्नेचर, जितने भी उसमें जो
एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स लग रहे हैं या उसके जो पार्ट्स हैं वो सभी भी इंडिया में मैन्युफैक्चर हों। तो वैसे हमने जो है ना सभी मिसाइल्स में करीब करीब जो है ना वो 65-70% से लेके 90-95% तक जो है ना वो इंडिजिनस कैपेबिलिटीज प्राप्त हैं, राइट फ्रॉम डिजाइन टिल प्रोडक्शन। तो ये हमारी कैपेबिलिटी जो है ना मिसाइल्स के अंदर है। लेकिन हमें पूरी मिसाइल्स की कैपेबिलिटीज को हर एक रेंज की जो है ना फाइन ट्यून करना होगा। एयर डिफेंस को और मजबूत करने के लिए हमें एवर इवॉल्विंग ऐसी मिसाइल्स को रखना पड़ेगा अपने आर्सेनल में, अपनी कैपेबिलिटीज में, जिससे एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हम दुश्मन को हमेशा दे सके। और उसके लिए भारतवर्ष मिसाइल में पूरी तरीके से कैपेबल हो चुका है। हमारे आदरणीय लेट डॉक्टर एपीजे कलाम ने जिस तरीके से हमारे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, फिर उसके बाद में जो रशिया के साथ में, रूस के साथ में मिलकर जो हमने ब्रह्मोस मिसाइल का जो एक तरीके से जो क्रूज मिसाइल्स बनाई है, इस तरीके ये 2.5 मैक की स्पीड से वो चलती है जिसको डिटेक्ट करना पाना मुश्किल है। तो इसी तरीके से हम अपनी मिसाइल्स को इवॉल्व करते रहें और सभी चीज़ों से एब्रेस्ट रखें। और इसके साथ साथ जो है ना ये हमारी एक मिसाइल फोर्स में ही पिनाका रॉकेट जो बहुत ही एक पोटेंट वेपन प्लेटफॉर्म है वो भी उसमें जुड़ गया है। तो हमारे पास में चाइना जो अब अपनी रॉकेट फोर्स का जो कर रहा है, तो उसके साथ साथ हमारे पास में हमने अपने रॉकेट फोर्स की कैपेबिलिटी जो है ना ऑलरेडी ऑफ सिंदूर में दिखा दी है। और तरह तरह की मिसाइल टेस्टिंग करके हम मैसेज दे रहे हैं कि हमारे यूजर ट्रायल भी ऐसी एडवांस मिसाइल्स को जो नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल्स है उनको भी सभी को पूरा कर चुके हैं। तैयारी है उनको लगाने की और शायद वो लग भी गए होंगे। इसमें मैं आपको एश्योर नहीं कर सकता, पर मेरा मानना है कि हमारा देश मिसाइल प्रोग्राम में एक स्टेप आगे ही है। जैसे पूरी दुनिया ऑफ सिंदूर में आश्चर्यचकित हो गई जिस तरीके से भारतवर्ष ने स्टेट ऑफ आर्ट मिसाइल, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट और मिसाइल का प्रयोग करके, जिसमें उन्होंने बहुत ही क्षमता के साथ में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो रशिया से मिला था उसको भी बहुत इफेक्टिवली यूज किया। और उससे 300 किलोमीटर से ऊपर एक एवेक्स को पाकिस्तान के जो है ना हमने हिट किया। तो ये हमारी कैपेबिलिटीज है, एयर डिफेंस की भी बहुत ज़्यादा हमारी कैपेबिलिटीज हैं। हमने एक तरीके से एयर स्पेस डिनायल किया था, उनके रडार्स को पूरी तरीके से हमने एक तरीके से आई विल से दे वर डेस्ट्रॉयड एंड दे वर नलिफाइड। तो हार्डली द पाकिस्तान हैड एनी fighter plane in the air, nor they had any kind of missiles. In the missiles and drones those were sent towards, they were shot in time, and at a stretch even up to 20 to 30 drones were shot down by our air defense. Our air defense has been into 4 to 5 layers, right from very minimum short range, which is by legacy anti-aircraft guns, to the superior S-400 and then Akash Tir. All these are part of it. And now next generation Akash Tir is coming in our air defense system. And then hypersonic missiles are coming. We have demonstrated that the hypersonic ग्लाइडेड व्हीकल की तरह से भी हम उसको यूज कर सकते हैं। और एस्ट्रा MK1, MK2 एंड MK3 दैट इज beyond visual range, having different kind of a range, which is air to air, are launched. That also the capabilities have been fitted and retrofit on our aircrafts. तो दोस्तों ये है हमारा मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड द मिसाइल्स। मैं आपको एक पूर्णतः एक भरोसा दे सकता हूँ कि मिसाइल के क्षेत्र में हम किसी से भी पीछे नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे रशिया के पास में जिरकॉन या एक दूसरी और मिसाइल है जिसमें मिनिएचराइज न्यूक्लियर रिएक्टर को लगाया है, तो यदि उसमें मिनिएचराइज न्यूक्लियर रिएक्टर लगा के हम हाइपरसोनिक मिसाइल्स बनाते हैं और उसके अंदर हम न्यूक्लियर वारहेड रखते हैं,
तो उसकी स्पीड को कंट्रोल करना, उसको कहीं पे भी भेजना, हमारी ये कैपेबिलिटीज और बढ़ेंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मिनिएचराइज न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने की क्षमता भी हमारे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या और कहीं पे हम आगे बढ़ रहे हैं, और अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स या हाइपरसोनिक म्यूनिशन लॉन्ड्रिंग या एक तरीके से एक हाइपरसोनिक ग्लाइडेड व्हीकल्स जो है, या किलर सैटेलाइट्स में मिनिएचराइज न्यूक्लियर वेपन सिस्टम का यूज़ करके उसकी तरफ को भी हम आगे बढ़ेंगे। और मास प्रोडक्शन सभी मिसाइल्स का, जिससे जो बड़ी से बड़ी क्षमताओं को जो है ना हम एक तरीके से नष्ट कर सके। और उसके साथ साथ जो हमारे डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स हैं, गाइडेड लेजर वेपन्स हैं, या हमारी जो इस तरह की गन्स हैं, या जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं, वो भी बहुत लार्ज नंबर में इन सभी के साथ में मिसाइल सिस्टम के साथ में होना चाहिए। क्योंकि एयर डिफेंस के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम बहुत ही इफेक्टिव, और मास ड्रोन स्वान्स ऑफ ड्रोन्स का अटैक को रोकने के लिए हमारे पास में बहुत ही सक्षम, हमारे पास में एंटी ड्रोन सिस्टम्स होने चाहिए, डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम होने चाहिए जो पार्ट ऑफ एयर डिफेंस बने, जो हमारे सुदर्शन चक्र का पार्ट एक तरीके से। तो सभी तरह की मिसाइल्स, सभी तरीके के सिस्टम भारतवर्ष को एक जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, या जो हमारा एक हम जिस तरीके से एक मैराथन दौड़ रहे हैं, मैराथन को भी स्प्रिंट की तरह से हम दौड़ रहे हैं 2047 में भारतवर्ष को विकसित भारत बनाने के लिए। उसमें हमारे मिसाइल इकोसिस्टम का, हमारे डिफेंस के अंदर मिसाइल सिस्टम्स का बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा रोल है, और वो डिसाइसिव रोल प्ले करेंगी, इस निसंदेह। मुझे इसमें कोई भी इसमें ऐसा संदेह नहीं है। तो दोस्तों, आप भारतवर्ष की सुरक्षा एक तरीके से मिसाइल के क्षेत्र में, मिसाइल्स के जो इकोसिस्टम है भारतवर्ष में, आप पूर्णतया एक तरीके से सुरक्षित है, और वो इसी तरीके से इवॉल्व होता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। इसी के साथ साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमांडर स्ट्राइक्स को सब्सक्राइब। दोस्तों, मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मेरी वीडियो को, मेरे चैनल की वीडियो को आप लोग काफ़ी देख रहे हैं, कमांडर स्ट्राइक्स की वीडियो पे, उस पे जो है ना एक तरीके से गूगल के ऐड भी आ रहे हैं। लेकिन मैं सरप्राइज कर रहा हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनका नंबर नहीं बढ़ रहा है। तो प्लीज़, इफ़ यू लाइक द वीडियोज़, इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ माई वीडियोज़, तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। तो विश यू ऑल द बेस्ट, योर नियर एंड डियर वंस, योर फैमिली मेम्बर्स, all my audience throughout the world, a very, very happy New Year 2026. Till next, Jai Hind, Vande Mataram.